हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्षला चौहान। आज का मेरा लेक्चर बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसमें हम फर्स्ट पेपर की यूनिट 4 का एक टॉपिक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पर बात करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की वर्किंग क्या होती है और इसके लिए क्या डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करनी होती है, ये सब आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। इससे पहले के लेक्चर में मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन समझाया था, सो आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करता है। इसलिए सबसे फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर देती हूँ। इससे पहले के लेक्चर में मैंने एक पेंडुलम का एग्जाम्पल लिया था, जिसके थ्रू मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन समझाया था। तो सपोज़ हमारे पास एक पेंडुलम में जो एक पीरियोडिक मोशन कर रहा है। पीरियोडिक मोशन मतलब ऐसे मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट एक सर्टेन टाइम के बाद अपने मोशन को बार बार रिपीट करे, वो पीरियोडिकली मोशन कहलाता है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन उस पीरियोडिकली मोशन के साथ साथ यदि वो अपने मोशन को एक स्ट्रेट लाइन में यदि रिपीट करता है, तो ऐसे मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर यदि हम देखें तो अ सिस्टम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कॉल्ड अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। मतलब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एक सिस्टम को हम कहेंगे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करता है। मैंने उस लेक्चर में सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जो एक्सेलरेशन होता है, जो ऑब्जेक्ट है, जब हम उसमें कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है। एंड डिस्प्लेस होता है तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होती है, वो डिस्प्लेसमेंट उस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक प्रॉपर्टी भी है। इसकी वर्किंग हम यदि देखें, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम एट एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जो भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी भी इंस्टेंट पर या किसी भी क्षण कोई बल लगा रहे हैं, वो बल उस विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज एक्स, द लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स इज माइनस के एक्स, वेयर के इज़ अ कॉन्स्टेंट विच इज़ कॉल्ड द फोर्स कॉन्स्टेंट। यहाँ पर सिस्टम में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मीन पोजीशन से, वो सपोज किया है हमने स्मॉल एक्स है, और ये स्मॉल एक्स के कारण जो लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो माइनस के एक्स होगा, जहाँ पर के एक कांस्टेंट होता है जिसे हम फोर्स कांस्टेंट या बल नियतांक कहते हैं। सो लेट अ पार्टिकल ऑफ मास m be executing simple harmonic oscillation. The acceleration of the particle at displacement x from a fixed point will be d2x upon dt square for this particle. यहाँ पे हमने एक पार्टिकल कंसीडर किया है, एक कण लिया है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m हमने देखा है, जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन मतलब सरल आवर्ती गति कर रहा है। और इस कण में जो त्वरण है वो d2x अपॉन dt स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट जो इसकी माध्य स्थिति है, इसकी मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है, वो स्मॉल x है। इस कारण जो विस्थापन वो स्मॉल x है, तो उसका जो त्वरण होगा वो हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर। सो यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स मतलब प्रत्यानयन बल। ये रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में हमने जब इलास्टिसिटी का लेक्चर देखा था, उसमें हमने बात करी थी रिस्टोरिंग फोर्स की। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी या ऑब्जेक्ट भी बाहर की ओर एक बल लगाती है, जो अपनी पुरानी कंडीशन में वापस आने की कोशिश करती है, जिसको प्रत्यानयन बल या रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। एज इट इज़ यहाँ पर जो भी हम पेंडुलम लिया है हमने, इस पेंडुलम पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा स्मॉल एक्स, और यहाँ से ये कंटिन्यू अपने मोशन को रिपीट करेगी।
तो यहाँ से जब ये बॉडी यहाँ पर जाएगी, एक्स डिस्प्लेस होगी, तो ये जब वापस आएगी तो एक फोर्स तो इधर लगाया हमने और बॉडी वापस आने के लिए एक रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करती। तो ये बल जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये और ये डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, जिससे हमने यहाँ पे जो द्रव्यमान लिया है, जो मास है वो स्मॉल m है और यहाँ पर जो त्वरण एक्सेलरेशन है वो d2x/dt²। सो रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा m d2x/dt² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट माइनस x। देन प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, k कांस्टेंट लग गया जिसे हम बोलेंगे फोर्स कांस्टेंट। यहाँ पे नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है जो फोर्स अप्लाई हो रहा है या जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, ये रीस्टोरिंग फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये सही है क्योंकि हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो रहा है एक्स डायरेक्शन में और रीस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा है जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सो यहाँ पे इसलिए माइनस साइन लगाया। देन इस कंडीशन को हम इधर लेकर आएंगे। देन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, यदि हम यहाँ से इसकी वैल्यू देखें तो d2x/dt² इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस kx और m जो था वो इधर आ जाएगा। यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे लेट k/m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। देन k/m की जगह पे हम ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे। सो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। जब इस पूरी कंडीशन को इधर लेकर आएंगे तो ये टर्म हो जाएगी d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फर्स्ट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर सरल आवर्ती दोलित्र के लिए ये अवकल समीकरण होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ली है इसका जब हम सॉल्यूशन देखें तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन में dx/dt का मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में कोई कांस्टेंट टर्म रखेंगे जिसके कारण इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये टर्म ज़ीरो ना हो पाए, इसलिए ये हो जाएगा 2dx/dt का हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ पूरी इक्वेशन में। सो ये हो गया 2dx/dt एंड ये टर्म एज इट इज़ प्लस 2dx/dt ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी होगा तो ये टर्म हो जाएगी 0। दोनों कंडीशन से 2 कॉमन निकाल के इधर रख दिया, 0 हो गया। यहाँ पर अब हमने क्या किया कि इस टर्म में से d/dt हमने बाहर रखा तो d/dt निकला, यहाँ पर बचेगा dx/dt, यहाँ पर भी एक बचेगा dx/dt। देन dx/dt का हम कर देंगे होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमने क्या किया d/dt अलग, ये x और ये x मिलके हो जाएगा x² एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन दोनों टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो d/dt वाली टर्म हट जाएगी, ये हो जाएगा dx/dt का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x² इज इक्वल टू 0 की जगह पे आ जाएगा एक कांस्टेंट जो हमने लिया यहाँ पे a, इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग हम लेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो पोजीशन हो रही है उससे हम एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो हमने डिस्प्लेसमेंट कंसिडर किया था स्मॉल x, हम यहाँ पे मैक्सिमम निकाल रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर ले लेंगे स्मॉल a। सो एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, देन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जब हमने x डिस्प्लेसमेंट कंसिडर किया था उस कंडीशन में पार्टिकल की वेलोसिटी थी dx/dt इज इक्वल टू 0 dx/dt। सो ये कंडीशन हो जाएगी पूरी 0 क्योंकि हम मैक्सिमम के लिए निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे हम मैक्सिमम के लिए निकाल रहे हैं इसलिए ये हो जाएगा प्लस, मतलब हम x की वैल्यू रखेंगे प्लस a। सो इक्वेशन 2 में वैल्यूज़ पुट करने पर ये पूरी टर्म हो गई 0, यहाँ से प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, एक्स की जगह पे हमने रखा a स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल A। यहाँ से हम अगर कैपिटल A की वैल्यू देखें कांस्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे, देन a की जगह पे रख दिया ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। इस पूरी टर्म को हम जब सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी यदि हम निकालें इस पार्टिकल की तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू dx/dt, स्क्वायर इधर रखेंगे तो ये जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट के फॉर्म में, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल ओमेगा और ये पूरी टर्म का हो जाएगा अंडर रूट। सो dx/dt इज इक्वल टू दिस, इक्वेशन 3। नाउ इक्वेशन 3 को यदि हम
इसकी टर्म्स को अरेंज करें तो हम लिख सकते हैं dx अपॉन √a² माइनस x² इज इक्वल टू ओमेगा dt। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इस पूरी टर्म का 1 अपॉन √a² माइनस x² का हो जाता है साइन इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू, यहाँ पर ये dt का जब इंटीग्रेशन हो जाएगा ये हो जाएगा t प्लस साथ में कोई कांस्टेंट लगता है, वो कांस्टेंट हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया फाई। सो ये पूरी टर्म हो गई हमारे पास साइन इनवर्स x बाय a इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ से हम साइन इनवर्स को इधर लेकर आएंगे, साइन के फॉर्म में हो जाएगा। देन यहाँ से हम यदि x की वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इक्वेशन 4। Here a is the amplitude of oscillation and phi is the initial phase of the motion of particle। ये होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। सो आई होप आपको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की वर्किंग और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन समझ आई होगी। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।